तो डेकन वीआरवी के बारे में अपन बात करें, डेकन के वीआरएफ प्रोजेक्ट वगैरह आपने कभी विजिट किए होंगे, तो वीआरवी के अंदर में अभी लेटेस्ट वीआरवी 4 और एक्स चल रहा है ना। तो वीआरवी अच्छा। 4 के बारे के अंदर में आपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन, पुश बटन सेटिंग्स वगैरह कैसा क्या रहता है आपने देखा है? मशीन के हम्म, अंदर में कैसे सेटिंग वगैरह करते हैं, कैसा कुछ नॉलेज है आपको? कभी विजिट किया आपने प्रोजेक्ट? अभी पूरा जीरो हूँ। उसके लिए कुछ नॉलेज नहीं है, पूरा जीरो हूँ। अच्छा, जीरो हो ना आप? तभी हम्म। आपको जीरो से हीरो बनाते हैं एकदम, है ना? ठीक है, पूरा जीरो से एकदम हीरो बनते हैं हम। सबसे पहले तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो है ना, वीडियो दिखा देते हैं एक बार, जिससे आपको पता चले कि सिस्टम वीआरवी 4 जो है मशीन दिखने में कैसा होता है, और हम्म, इंटरनल प्रोसेस वगैरह क्या है उसका, कैसे क्या मशीन वगैरह काम करता है ना? हम्म। एक सेकंड, अभी आपको बता देते हैं। वीआरवी 4। देखिए अभी जो वीआरवी है ना और वीआरएफ सिस्टम है, तो दोनों में सिमिलर अंतर क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हम्म, जो वीआरवी सिस्टम है उसको सबसे पहले, जो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जहाँ पे हम एक सिंगल और आउटडोर से मल्टीपल इंडोर यूनिट कनेक्टेड करके पर्टिकुलर एरिया के अंदर में हम इंडोर यूनिट लगा के जो वहाँ पे हाँ। कूलिंग या हीटिंग हम दे सकते हैं। वैसे डोमेस्टिक किस्म क्या होता है कि हम एक एक इंडोर एक एक आउटडोर यूनिट उसके साथ कनेक्टेड करते हैं ना। हम्म, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम बात करें, जब वीआरवी वीआरएफ की टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ ना, तो पहले सबसे पहले जो इन्वेंशन किया था वो डेक्कन कंपनी ने 1982 के अंदर में किया था। और उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम, इस टेक्नोलॉजी का नाम वीआरवी रखा। तो हम्म, वीआरवी जो शब्द है केवल डेक्कन कंपनी का पेटेंट नाम है। बाकी जितनी भी एलजी, सैमसंग, हिटाची, ब्लिस्टा, जितनी भी कंपनियां, वो सिर्फ वीआरएफ ही कहलाएगी, वीआरवी नहीं कहलाएगी। वीआरवी हम्म। सिर्फ और सिर्फ डेक्कन का प्रोडक्ट है। तो अच्छा। इसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम उन्होंने स्टार्टअप में किया था, धीरे धीरे हम्म, कैसे उनमें टेक्नोलॉजी में चेंज हुए हैं। As the leader in the air conditioning industry, each generation of VRV has been a benchmark setter, introducing the most advanced technology in air conditioning systems. The V जैसे वीआरवी का जो लुक रहता है, वीआरवी जो मशीन रहता है, उसका जो लुक आप देख रहे हैं इसी तरीके का रहता है। हाँ। जब ये मशीन इंस्टॉलेशन के लिए किसी प्रोजेक्ट पे आता है, तो इंस्टॉलेशन के लिए जैसे मान लो आपका कोई होटल बन रहा है, मकान बन रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहा है, हम्म, तो जब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद में जब मशीन लगता है वहां पे, तो इनको जो पोजीशन होती है जहाँ पे इसको मतलब बिठाया जाता है मशीन को कि यार यहाँ पे आउटडोर लगेगा, वहां पे इसको क्रेन के माध्यम से रखा जाता है एग्जैक्टली पोजीशन पे, पूरा बेस वेस बना के, हम्म, स्ट्रक्चर बना के, फिर उसके बाद में आगे पाइपिंग वगैरह किया जाता है। तो मशीन का जो ये लुक है, इसके जो ऊपर जो पैनल्स होता है और नीचे हाँ। का जो पैनल्स होता है, ये ओपन भी होते हैं जब अच्छा। इस पे कोई इलेक्ट्रिकल काम या मैकेनिकल काम किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल काम मतलब कोई वायरिंग वायरिंग हो गया, और मैकेनिकल काम हम्म। कोई कंप्रेसर गैस चार्जिंग हो अच्छा। गया। RV4. The new heat exchanger has a larger heat exchange surface with the introduction of 3-row waffle fins with 7 mm. इंटरनेट थोड़ा धीरे चल रहा लगता है क्या? ठीक। वो आया नहीं है ना अभी? ये क्या वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है ना, इसलिए है।
तो बेसिकली क्या होता है कि जो वीआरवी सिस्टम होता है ना, वीआरवी सिस्टम के अंदर में मेन क्या है, जो इंस्टॉलेशन वाला जो प्रोसेस होता है ना, जब हम आउटडोर इंडोर यूनिट वगैरह लगाते हैं जिस भी पोजीशन पे जहाँ पे भी लगाना होता है, तो उसका हम्म लगाने के लिए क्या है कि ड्राइंग का जो है ना बहुत बढ़िया रोल रहता है। ड्राइंग के बिना हम सिस्टम को हमारी मनमर्जी से कहीं पे भी नहीं लगा सकते हैं। हम्म यानी कि ना तो कोई सुपरवाइजर लगा सकता अपनी मर्जी से, ना कोई इंजीनियर लगा सकता है, ना कोई टेक्नीशियन लगा सकता है। वीआरवी वीआरएफ की किसी भी मशीन पे कोई भी काम होता है विद ड्राइंग के साथ में होता है। जिस लोकेशन पे है, जैसे हम मकान बनाते तो नहीं पता था कि ये हमारा इंटरेस्ट एरिया है, ये हमारा किचन है, ये हमारा बाथरूम है, ये हमारा बेडरूम है। सेम लाइक हम्म क्या है कि वीआरवी वीआरएफ में जो मशीन जहाँ आउटडोर जहाँ इंडोर लगना होता है, जहाँ से जो पाइपिंग जाना होता है, जहाँ पे जो वाइब्रेंस का मॉडल इंडोर का मॉडल नंबर होता है, वो एग्जैक्टली उसको हमको फॉलो करना पड़ता है, और ये डिजाइनिंग के टाइम पे ही हो जाता है। तो एक बार शायद इसमें ये वीडियो में कोई दिक्कत है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं ना। ठीक। हाँ, क्योंकि इंटरनेट होता तो अपना जूम में भी दिक्कत स्कूल होती के है। बच्चों को सिखाते हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी? हाँ, इसी के अंदर में चल रहा है। तो बेसिकली क्या है कि विदाउट ड्राइंग के यहाँ पे कोई काम नहीं होता, और ड्राइंग देखना बिल्कुल आसान इजी है। हम एक बार समझेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ हम्म जाएगी कि ड्राइंग के अंदर में किस तरीके से ड्राइंग को देखा जाता है, किस तरीके से उसका मेजरमेंट किया जाता है। हर हम्म उस चीज के बारे में मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। बेसिकली क्या है, ये जो अभी इस हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो चीज देख रहे हैं ना, अब ये क्या है, हमारा कंडेंसिंग कॉइल होता है। जो आउटडोर यूनिट के जो कंडेंसिंग कॉइल होता है ना, जिसके अंदर में हम्म कंप्रेसर कंप्रेस करने के बाद हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस को भेजता है, ये उसका एक आउटडोर का स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, कंडेंसिंग हम्म कॉइल। हम्म जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके अंदर में, जिससे जो मशीन रहता है ना, तो उस मशीन के हम्म, अंदर में ये वाले जो पार्ट है, फर्स्ट फ्रंट के हाँ। अंदर ऊपर में, ये कंट्रोल पीसीबी वगैरह रहते हैं, जहाँ पे हम मशीन के अंदर में वायरिंग करते हैं, पुश बटन सेटिंग से प्रोग्राम करते हैं। ये वो वाला एरिया है ना। और यहाँ हम्म पे जो पीसीबी कंट्रोल, ये सारे अंदर की साइड में कंप्रेसर वगैरह लगे हैं, और बाकी जो ये पूरा कोयल है, और ऊपर कंडेंसिंग फैन लगे हैं जो इसको कंडेंस करने का काम करते हैं। मशीन में कोई भी अगर प्रोग्रामिंग करना होता है हमारे को, तो यहाँ पे पीसीबी कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, यहीं से ही होता है क्या। और बाकी अच्छा। गैस चार्ज के नीचे पोर्ट वगैरह रहते हैं, यहीं से गैस चार्ज वगैरह रहता है इसके अंदर में। हम्म यहाँ पे ये बटन देख रहे हैं ना आपको, ये पुश बटन, ये 8 देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक दो हाँ हाँ तीन, हाँ। BS1 हम्म BS2 BS3 ऐसे मोड हम्म रहते हैं, यहाँ पे बटन रहते हैं। तो मशीन पे कोई भी प्रोग्राम करना होता है ना, तो इन बटन को दबाना पड़ता है क्या। इस बटन को जो दबाना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं पुश बटन सेटिंग करना और प्रोग्रामिंग करना। तो हम्म हर बटन दबाने का कुछ तात्पर्य, कुछ महत्व होता है कि इसको कब दबाना है, क्यों दबाना है, कैसे दबाना है, क्या रीजन है, किस प्रोग्राम को सेट करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ चीजें इसी के द्वारा माध्यम से हमको होता है क्या। हम्म हर कंपनी के अंदर में ही ऐसा है, हर कंपनी के अंदर में पुश बटन प्रोग्रामिंग सेटिंग्स वगैरह रहता है क्या। ये जो मशीन्स वगैरह रहते हैं, जितने भी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, वहां पे इन हम्म मशीनों का उपयोग किया जाता है, ताकि स्पेस कम घेरे, और बड़े बड़े जैसे जो मशीन्स वगैरह होते हैं, वहाँ इजी, हम्म। बड़े बड़े इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, इजी टू इंस्टॉलेशन का हो जाता है इसके अंदर में क्या। इसका कैपेसिटी अलग अलग आता है कि एक ही होता है इसका? नहीं, हर मशीन का कैपेसिटी अलग अलग आता है, और इसका हम्म जो क्वांटिटी ऑफ आउटडोर यूनिट है ना, कि भाई कितना हम्म आउटडोर कौन से किसके साथ में लगेगा, वो हम्म, भी हमारा जब प्रोजेक्ट डिजाइन होता है उसी टाइम के अंदर में डिजाइनिंग हो जाता है क्या। अच्छा। जो भी हमको डिजाइन करना होता है उसी टाइम पे डिजाइन हो जाता है। और इसको ऑपरेट करने के लिए, एड्रेसिंग करने के लिए भी है ना, हम सेंट्रल हम्म कंट्रोल, यानी जो हमारा बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा जो सभी इंडोर यूनिट को मैनेज करने के लिए सेंट्रल कंट्रोल यूज करते हैं ना, एक ही जगह से सारा ऑपरेट कर सकते हैं हम। इनके सभी का टेम्परेचर वगैरह सारा, इसका जो क्या चल रहा है, किस रूम में कितना कूलिंग का इफेक्ट आ रहा है, वो सारा सब कुछ यहीं से ही मैनेज हो जाता है क्या, हर एक इंडोर यूनिट का। हम्म उसको सेंट्रल कंट्रोल बोलते हैं। तो ये अभी क्या, अभी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, जिसके अंदर में सभी तरीके के जो वीआरएफ सिस्टम है,
ये चीजें यूज होता है क्या। और बेसिकली क्या, जैसे इंस्टॉलेशंस वाले कोई भी प्रोजेक्ट है, तो इंस्टॉलेशन वाले प्रोजेक्ट के अंदर में क्या होता है कि जैसे इंस्टॉलेशंस कैसे होता है उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं अपन, किसी भी कंपनी का हो। जैसे ये मित्सुबिशी का वीआरएफ सिस्टम है ना। हम्म। हम्म, ये इसका थोड़ा क्वालिटी सही नहीं है वीडियो का। जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें हाँ। कहाँ पे क्या इंडोर वगैरह लगेगा वो पहले से ही फिक्स होता है। तो न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का जब काम चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे हाँ। हमको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हमको ये देखना होता है कि यार हमारी मशीन पे कितना, कहाँ पे क्या मशीन लगने वाला है, उसका मॉडल नंबर हम्म। क्या है, वो अकॉर्डिंग ड्राइंग के हिसाब से हमको पता रहता है क्या। हम प्रोजेक्ट हाँ। मैनेजर हो चाहे इंजीनियर हो कोई भी हो, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा यूनिट कहाँ लग रहा है। हम्म। वो तो हमारे ड्राइंग के अंदर में मेंशन रहेगा ना कि भाई यार इस मॉडल का इंडोर यूनिट यहाँ लगने वाला है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन से हम लेके आएंगे उसको, वो मॉडल नंबर के हिसाब से वहां पे जो लगना है उसको वहीं पे ही लगाएंगे, हम लगाएंगे, हमारे टेक्नीशियंस लगाएंगे, सब लोग उसको उस हिसाब से लगाएंगे क्या। तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो मीटिंग करते हैं कि यार जो ये ड्राइंग देख रहे हैं आप, ये फोटो ऑटोकैड में ड्राइंग के हिसाब हाँ। से देखा जाता है कि कौन सा यूनिट कहाँ लगने वाला है। हम्म। वो सुपरवाइजर लोगों के साथ में कंसल्ट करते हैं, इंजीनियर्स के साथ में कंसल्ट करते हैं बैठ के कि ये मशीन यहाँ लगेगा, कि ये मशीन यहाँ लगेगा। तो ये ड्राइंग कौन बनाता है, ये ड्राइंग वो बनाते हैं जो इस प्रोजेक्ट को बनाती है। वो इसमें एयर कंडीशनिंग का ड्राइंग बनाने वाली कंपनियां होती है, वो हमको ड्राइंग बना के देती है। और फिर उसके हिसाब से जिस कंपनी का प्रोडक्ट आता है उसके हिसाब से वो कोलैबोरेशन होकर ड्राइंग बनता है, वाई ब्रांच का ड्राइंग, इंडोर का, आउटडोर का, इस तरीके से पूरा। फिर बैठ के प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर सब कंसल्ट करते हैं। फिर उसके बाद में सुपरवाइजर को काम समझाया जाता है, साइड इंजीनियर को काम समझाया जाता है, वो साइड पे जाके जो भी है टाइपिंग करना है, वो सब करना है, टूल की व्यवस्था करना है, ये सुपरवाइजर टीम लीडर लोगों का काम होता है। टेक्नीशियन लोग जो है ऑन प्रोजेक्ट जाके वो सब काम करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है साइड पे कैसा काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है, क्या क्या काम हो रहा है देखना। जैसे ये ब्रेजिंग टूल है, इसमें जो हमारे कॉपर पाइप्स वगैरह होता है उसको ब्रेजिंग करने के लिए, जो हार्ड पाइप होते हैं उसको ब्रेजिंग करने के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ऐसे हर कंपनी के अंदर में जैसे पाइप वाइप है, क्या साइज रहेगा क्या रहेगा वो सब ड्राइंग में मेंशन रहता है। हमारी मन मर्जी से कोई भी पाइप हम नहीं लगा सकते हैं। हम्म। जहां पे भी जैसे भी जो हम जैसे पाइप वगैरह हम लेके चल रहे हैं, मतलब रूट टू रूट लेके चल रहे हैं ना पाइप, इस कमरे से उस कमरा, हम्म। उस बिल्डिंग से वन हाँ। फ्लोर से इस फ्लोर, तो हम्म। उसको हैंग करने के लिए या बिछाने के लिए ट्रे यूज कर रहे हैं, क्लिप यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ये हमको जो है ना, हमारी कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट लेती है ना तो उसमें कोटेशंस में ये रहता है कि भाई आप इसमें क्वालिटी वर्क करना चाहते हो तो ट्रे बिछा के लेके जा रहे हो, या क्लेम में पाइप डाल के फिर टाकते टाकते लेके जा रहे हो। तो ये सारी चीजें पहले से क्लियर रहती है, तो उसी के हिसाब से मटेरियल हमारे ऑन प्रोजेक्ट के ऊपर में आता है, हमको उसी को फॉलो करना होता है। हम्म। जैसे यहाँ पे ये ड्राइंग वगैरह दिखा रखा है, तो इस ड्राइंग वगैरह के अंदर में दिखा रखा है कि हमारे इंडोर यूनिट का पोजीशंस क्या है, इंडोर यूनिट का जो नंबर वगैरह क्या है। ये ड्राइंग है ना, देखने में बिल्कुल इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसको पहले हमको कैसे देखना होता है, सबसे पहले हमको एरिया डिफाइन करना होता है कि हम किस एरिया में क्या देख रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग होता है अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से। तो हाँ। लोकेशंस के हिसाब से जब होता है, जब हमारा इंडोर यूनिट हम लगाते हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि एयर फ्लो किधर है, सप्लाई डक्ट किधर लगने वाला है, रिटर्न एयर वापस एसी में किधर जाने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप स्ट्राइंग के अंदर में कि अलग अलग तरीके के जगह जगह आपको एफसी वगैरह डक्टिंग वगैरह नजर आ रही है। तो डक्टिंग का काम तो डक्टिंग वाले करेंगे, वो काम आपका नहीं है डक्टिंग का काम करना। आपका काम है इंडोर यूनिट सही पोजीशन में लगाए, वो टेक्नीशियन को पता है। टेक्नीशियन पता है कि उसका सप्लाई डक्ट किधर लगना है और रिटर्न किधर लगना है, और पोजीशन क्या है वो सुपरवाइजर को पता है, मेजरमेंट वो करने वाला है। वो मेजरमेंट हम्म। करके बताएगा कि यहाँ इंडोर लगा दो। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है कि यार ये इस जगह पे लगना चाहिए था, इस जगह पे लगा हुआ है या नहीं। साइड इंजीनियर का काम क्या है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये नहीं कि यहाँ लगना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर का तो ऑल ओवर प्रोजेक्ट पे नजर रहता है कि इस प्रोजेक्ट पे हम्म। ये काम होना चाहिए था, ये काम इतना हुआ कि नहीं हुआ, या इसमें कोई क्या चीजें हो रहा है, क्या मटेरियल कम है, क्या मटेरियल ज्यादा है, कितनी चीजें स्टॉक में है, कितनी चीजें जो है अर्जेंट में चाहिए।
वो ऑल ओवर चीजें मैनेज होती है ऑन प्रोजेक्ट पे क्या। हम्म, ऑलमोस्ट जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर का हम ऑलमोस्ट डिस्कशन का ज्यादा रहता है ऑन प्रोजेक्ट के बारे में। टेक्नीशियंस वगैरह कोई भी काम करता है तो क्या है, जिससे सेफ्टी शूज वगैरह हो गया, हेलमेट वगैरह हो गया, क्योंकि कोई भी चीजें मान लो गिर जाए, लग जाए, पैरों में लग जाए, किधर भी लग जाए। हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब साइड पे हम काम करते हैं तो हमारे पास में व्हीकल होने चाहिए, फोर व्हीलर्स वगैरह होने चाहिए, ताकि कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह हम लेके जा रहे हैं तो वो सारी चीजें उसके अंदर में हमको पता रहे पहले से कि यार ये चीजें हमारे पास में है या नहीं है। तो नहीं है तो हमारे पास ऑन व्हीकल रहेगा तो हम इजी टू कैरी कर सकते हैं, चीजों को लेके आ सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जब हम ऑन प्रोजेक्ट पे ड्राइंग पे जब काम करते हैं, फर्स्ट टाइम पे जब हम ऑन प्रोजेक्ट काम कर रहे होते हैं, तो हर एक एरिया में, जिस भी एरिया में हम काम कर रहे होते हैं, तो उस एरिया को हमको क्लियर करके चलना है कि जहाँ पे मान लो फर्स्ट फ्लोर पे हम कोई एयर कंडीशनर सिस्टम लगा रहे हैं, तो जो दूसरा जो इंजीनियर है, जो सिविल कंट्रैक्टर कंपनी का जो इंजीनियर है, तो उससे हमको थोड़ा उस पर डिस्कशन करना होता है कि हमारा क्या है कि वैसे तो हर महीने के अंदर में, हर वीक के अंदर में प्रोजेक्ट मैनेजर और सिविल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी और जो एयर कंडीशनिंग कंपनी, इलेक्ट्रिकल कंपनी, सबका एक ग्रुप मीटिंग होता है। उस ग्रुप मीटिंग में क्या होता है कि डिस्कशन ये होता है कि इस प्रोजेक्ट पे अब तक क्या काम हुआ है और क्या काम होने वाला है। तो वहां पे हमारी ड्राइंग डिस्कशन होती है कि हमारा एयर कंडीशनिंग का है, इधर से ये पाइप जाएगा, इधर से ये डक्टिंग जाएगा। कोई सिविल वालों से पूछते भाई देख कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, वो बोलता है नहीं ऑब्जेक्शन है, तो ठीक है, ओके। अगर इन फ्यूचर में अगर मान लो डक्टिंग चेंज होता है, कोई वाल चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है, तो मटेरियल हमारा खराब ना हो। अगर वो कोई हम्म, खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी उस सामने वाली कंपनी की होती है, तो हमारा लॉस नहीं जाता। हम्म, जैसे अभी ये, जैसे जैसा भी ये यहाँ पे एयर कंडीशनर आया है, ठीक है, तो ये एयर हम्म, कंडीशनर आया तो इस पे यहाँ आप देख रहे हैं कि इस एसी पे यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडल नंबर। तो हम्म, ये जो मॉडल नंबर लिखा है ना, ये मॉडल नंबर का इंडोर कहाँ लगना है ये पहले से ही ड्राइंग में मेंशन रहता है। अच्छा। ऐसे पूरी ड्राइंग में मेंशन रहता है कि जहाँ पे जो इंडोर लगना होता है वो वहीं लगेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया जो होता है ना, उसकी जो एरिया का जो स्पेस होता है ना, उसकी क्वांटिटी, उसकी जो हीट लोड के हिसाब से, भाई इस एरिया में इतना कूलिंग चाहिए, उसके हिसाब से ही वो एरिया के अंदर में जो है मतलब मशीन लगता है, उसके हिसाब से वो डिजाइन हो, पहले से डिजाइन रहता है क्या। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें मॉडल नंबर लिखा है, मॉडल नंबर को हमको ध्यान रखना होता है। देखो एक बार वापस दिखाऊंगा मैं, ये मॉडल नंबर को ध्यान में रखना होता है। ये जो मॉडल नंबर देख रहे हैं ना आप, FX। एफ हाँ एक्स हाँ एम क्यू हाँ। 100, ये हम्म, मॉडल नंबर है। ऐसे ही हर एक इंडोर यूनिट का मॉडल होता है, मॉडल नंबर होता है, आउटडोर का मॉडल नंबर होता है, वाइब्रेंस का मॉडल नंबर होता है। तो वो मॉडल नंबर हमको याद रखना याद क्या रखेंगे, ड्राइंग में मेंशन रहता है। और हाँ, हमको रीचेक करते रहना है जब हम मतलब जब सिस्टम लग रहा होता है, तो हमको चेक करना होता है कि यार सेम मॉडल नंबर का इंडोर लगा है कि नहीं लगा है, कहीं गलत तो हम्म, नहीं लग गया है। क्योंकि गलत लगेगा तो फिर सिस्टम पे हमको दिक्कत आएगा ना, सिस्टम पे हमारी जो जितना कैपेसिटी का इंडोर वहां लगना चाहिए था उस कैपेसिटी का नहीं रहेगा तो दिक्कत आएगा। तो इस हम्म, हिसाब से हमको पता रहना चाहिए कि भाई यार ये कैपेसिटी का हमारे को लगना है। जब भी हम इंडोर यूनिट का जब पूरा बॉक्सिंग वगैरह खोलते हैं, तो उसके जितने भी जो कैटलॉग वगैरह, बुक्स वगैरह होते हैं, या उसके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह रहते हैं, साथ के अंदर में ड्रेनेज के लिए क्लिप वगैरह, हुक वगैरह रहते हैं, वो सारी चीजों को हमको संभाल के रखना चाहिए ताकि वो हमारे काम में आएगी बाद में क्या। हम्म, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन करते हैं तब हमको पूरा हमारा सेफ्टी पर्पस के हिसाब से सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। और साथ के अंदर में क्या है कि जो काम करने के लिए जितने टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है, कि दो टेक्नीशियन चाहिए, चार टेक्नीशियन चाहिए, उतने टेक्नीशियन हमारे पास में होने चाहिए, और उसके हिसाब से ही हमको काम कराना, साइड पे काम करना होना चाहिए। और हमारे साथ में क्या है कि जब जब हम इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन करते हैं, ड्राइंग के हिसाब से कि भाई ये कहाँ लगेगा, कमरा है, एक कमरा है, तो कमरे में मतलब ये दीवार छोड़ के, राइट वाली लेफ्ट वाली दीवार छोड़ के कितना स्पेस पे लगेगा सीलिंग में, सीलिंग से कितना, रूफ से मतलब सीलिंग से कितना छूट के लगेगा, है ना, वो सारा मेजरमेंट ड्राइंग में मेंशन रहता है। तो जो इंजीनियर काम करने वाले होते हैं ना, साइड इंजीनियर, और जो हाँ, सुपरवाइजर या टीम लीडर लोग काम करने वाले होते हैं ना, वो ड्राइंग के अंदर में ये सब चीजें मेजरमेंट करना जानते हैं। तो उसके अच्छा। हिसाब से वो परफेक्ट लोकेशन पे जो है मार्किंग होता है, उसके हिसाब से ड्रिलिंग वगैरह होके, फास्टनर वगैरह लग के, होल टू होल मतलब मार्किंग होके,
फिर उसके हिसाब से जो इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन किया जाता है, इंडोर यूनिट हैंग किया जाता है क्या। अब यहाँ पे फास्टनर लगेगा, फास्टनर के हिसाब से इसमें रोड लगेगा, और रोड लग के जो इंडोर यूनिट का जो है इंस्टॉलेशन होएगा इसमें। जैसे ये इंडोर यूनिट यहाँ पे लगा दिया ना। अच्छा। अब इस इंडोर यूनिट में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ सामने वाला जो डक्ट लगा है ये सप्लाई डक्ट है, और पीछे की टाइप में ये ग्रिल ग्रिल लगा है यहाँ पे, ये रिटर्न हम्म डक्ट है। तो जो एसी क्या करता है, एक तरफ से हवा फेंकता है, और एक ब्लोअर तरफ एक से। तरफ से हवा फेंकता है, दूसरी तरफ से खींचता है। जो हवा फेंक रहा है ना, वो कूलिंग कोइल से होती हुई जाती है ना। तो कूलिंग कोइल में जो गैस होती है ना, उससे क्या होता है कि हवा ठंडी हो जाती है। इससे ठंडी हो जाती है उन पाइपों से। जो कूलिंग कोइल की पाइप में से जो गैस रहती है ना, उससे कूलिंग कोइल ठंडी रहती है। जब एयर का फ्लो उससे ज्यादा है तो ठंडी हो जाती है। तो ये रिटर्न क्या है कि जब तक मेंटेन होता रहता है, जब तक कि रूम टेम्परेचर हमको प्राप्त नहीं हो जाता है क्या। सभी एयर कंडीशनर ऐसे ही काम करते हैं। तो ये इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन वगैरह जो प्रोसेस, ये प्रोसेस वगैरह हो रहा है इसमें। जिस लोकेशन पे जो इंडोर यूनिट लगना है वो उस लोकेशन पे लग रहा है। अगर मैंने क्या बोला कि जैसे अगर हम ड्राइंग के हिसाब से काम नहीं करते हैं, जो लगना यहाँ पे है, और अगर हम इसको इधर लगा दें तो इधर आपको देख रहे हैं ये पूरा फायर फाइटिंग का पाइप जा रहा है। तो बाद में हमारा इंडोर लगने के बाद अगर पाइप लग रहा है, तो फिर बाद में हमारा जो रूट है ना, तो फिर वो रूट जो फायर फाइटिंग का या किसी का भी है, तो फिर हम उसमें हमारे को दिक्कत होती है। अब जैसे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ट्रे वर्क नहीं करके क्लेम डाले हैं, हम्म समझ रहे हो ना। तो ये क्लेम डाल के ये कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल काम नहीं है क्या। अगर क्लेम डाल के काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर के अंदर में मान लीजिए वाइब्रेंस वगैरह का कोई भी जॉइंट क्रैक हो जाता है, या फिर कोई दूसरा मैकेनिकल वर्क यहाँ पे कोई कर रहा है, वो पाइप के साथ में कोई छेड़खानी कर देता है, या फिर नीचे से जिप्सम का स्लिंग करने वाला है, अगर वो वहां पे कोई स्क्रू डाल के स्लिंग को हैंग कर रहा है और पाइप से डैमेज हो रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना। लेकिन अगर यहाँ पे टेबल क्या रही केबल की, जो इलेक्ट्रिकल केबल की जो ट्रे वगैरह रहती है हमारी स्टिकी टेबल, उसमें ये पाइप बिछ के जाएंगी, तो वहां पे कोई भी डैमेज होने का या किसी भी तरीके का कोई भी इसमें इफेक्ट आने का कोई वो नहीं रहता है। इस तरीके के पाइप हैंग करना, ये हालांकि डेकन कंपनी का इंस्टॉलेशन वीडियो है, लेकिन अच्छा नहीं है। इस तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं होना चाहिए। जब इंडोर इंस्टॉलेशन हो जाता है, सप्लाई डक्ट वगैरह लग जाता है, तो ये ड्रेनेज का पाइपिंग वगैरह है जिसमें ड्रेनेज का पाइपिंग वगैरह इस तरीके से लगा हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे रेफ्रिजरेशन पाइपिंग वगैरह है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो ऊपर तो ये हम्म लगा हुआ है हमारा रेफ्रिजरेशन पाइप, और नीचे ड्रेन का पाइप भी लगा नहीं है इसके अंदर। ये पाइपिंग वगैरह सब ऐसे हवा में झूल रहा है क्या। ऐसे हवा में नहीं झुलाना चाहिए, इसके नीचे ट्रे रहना चाहिए, तब ये अच्छे से रहेगा। नहीं तो इसके नीचे क्या कोई भी कुछ भी काम करेगा तो ये पाइप इन फ्यूचर में कभी भी डैमेज हो सकता है। अगर डैमेज नहीं भी हुआ या कोई भी दूसरी चीज हुआ, तो किसी न किसी तरीके से इसमें इम्पैक्ट हो सकता है इन फ्यूचर के अंदर में। तो क्या है, कोटेशंस जब तैयार होता है मटेरियल के अंदर में, जब ये वर्क जब होता है, तो कोटेशंस में ज्यादा बजट नहीं बनाने के चक्कर में इस तरीके के काम हो जाते हैं। अब जब हम स्टोर से जब पाइप वगैरह का सिलेक्शन करते हैं ना, जैसे स्टोर में बहुत सारे पाइप भरे पड़े हैं, तो हमको कौन सा पाइप लगेगा और कौन सा पाइप हमको सिलेक्ट करना है, कौन सा पाइप हमको ऑन प्रोजेक्ट पे जाके लगाना है, तो वो क्या है, हमारी मर्जी से नहीं लगाते हैं हम। वीआरएफ में कभी भी हमारी मर्जी से नहीं लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी हम वीआरएफ में कोई भी पाइप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो वहां पे हर एक पाइप का ड्राइंग में मेंशन रहता है कौन सी साइज का पाइप कहाँ पे लगने वाला है। तो वो पाइप हमारे स्टोर से जब हम लेके आएंगे, तो वहां पे उसकी साइज के हिसाब से यहाँ पे डायमीटर होता है कि इस पाइप की साइज का डायमीटर ये है, तो हम मेजरमेंट से माप के लेके जाते हैं। वो सब लोग टेक्नीशियन लोग सब जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 7/8, तो 7/8 के पाइप का रो ये है ना, ये है वो 11 आउट हो गया, 11 आउट हो गया, जो भी होगा उसके सामने ये लिखा है। लेकिन मान लो अगर कहीं नहीं लिखा है तो क्या होगा, हम मेजरमेंट से चेक करके। हाँ असलम भाई वगैरह, मेजरमेंट से चेक करना आता है आपको। हेलो। यस सर। मेजरमेंट करना आता है पाइप का, कैसे साइज वगैरह निकालते हैं। नहीं सर, नहीं सर। नहीं आता है।
नहीं सर। ठीक है, तो पाइप सिलेक्शंस वगैरह का जब हम कभी भी करते हैं फाइव, जैसे अभी यहाँ पे इसने अभी ये लगाया है, टेप लगाया है, ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया, अच्छा। सराउंडिंग एरिया होता है, इनसाइड एरिया, इसका जो अंदर का जो गैप होता है ना, ये कितने एमएम का है, इसके हिसाब से पाइप साइज आती है। तो हर एक पाइप का क्या साइज कितने एमएम का होता है, वो मैं आपको उसका एक शीट दे दूंगा क्या, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और वैसे मैं बता दूंगा किस तरीके से इसका रहता है। पाइप कभी भी खुले नहीं रखने चाहिए, स्टोर में भी पाइप पड़े हैं ना, तो पाइपों को खुला नहीं रखना चाहिए, इससे डस्ट वगैरह नहीं जाए इसके अंदर में, नहीं तो फिर बाद में हम वेल्डिंग भी कर देंगे, और पाइपों में अगर वहां पे अगर डस्ट वगैरह रस्ट वगैरह हुआ तो वैसे ही काम हो जाएंगे, फिर कंप्रेसर खराब और डैमेज होंगे। तो इस हिसाब से हमेशा पाइप को क्लोज रखना चाहिए जब तक कि उसके अंदर में वेल्डिंग वगैरह पाइप इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक में क्या। कहाँ पे कैसा पाइप का बैंड जाएगा, कहाँ पे क्या रहेगा, किससे पाइप कटेगा, मार्किंग वगैरह करके, टेक्नीशियन लोग है ना, सब काम करना जानते हैं, पाइपिंग वाइपिंग करना, सब लोग टेक्नीशियन लोगों को पता है कैसे बैंड देना है, कितने डिग्री पे बैंड देना है ना। हम्म। हालांकि ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए इसको। अभी इसने पाइप को देखो, ये कितनी जगह से पंच कर रहा है, देखो पाइप पंच हो रहा है ना, मार्किंग आ रहा है इस पे। सर एक ही जगह से करने से तो वो हो जाता है। एक जगह से करने से हो जाता है ना, ये पागल ने, ये हार्ड पाइप है, हार्ड पाइप को बेंड कर रहा है, ये एल बना रहा है। अच्छा। कंपनी वाले भी कैसे वीडियो दिखाते हैं यार हाँ, वेल्डिंग कर रहे हैं। वेल्डिंग का शार्पनेस तब आता है जब फ्लेम अच्छा सा हो हमारे पास में, फ्लेम अच्छा सा हो, उसमें ऑक्सीजन और एस्ट्रीन का क्वालिटेटिव एकदम बढ़िया हो, जिसमें पाइप को अच्छे से बिना कार्बन के अच्छे से, जैसे इसमें देखो फ्लेम में बिल्कुल भी कार्बन नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से ये इसको वेल्डिंग कर रहा है, क्योंकि इसका जो फ्लेम है, इसका जो ये होज है, और इसका जो वाल वगैरह सारे ग्रेट पाइप के हिसाब से सब सही है क्या। सर ये जो ऑयलिंग कर रहे हैं, वो जो सिलेंडर में जो रहता है वो क्या रहता है, कौन सा गैस रहता है उसके अंदर? एसिटिलीन और ऑक्सीजन, ये वाई ब्रांच है। ये वाई ब्रांच क्या है, पाइप डिवाइड करने के लिए जो है ना ब्रांच होती है क्या, इसमें अलग अलग जी। पाइप को डिवाइड कर सकते हैं हम इंडोर टू इंडोर के लिए। जैसे एक ये पाइप है, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड हो जाता है, फिर बाद में इस तरीके से इंसुलेशन हो जाता है क्या है। इंसुलेशन। अब सिस्टम पे कैसे चेक करना है उसके अंदर में लीकेजेस है या नहीं है, तो नाइट्रोजन की फ्लैशिंग किया जाता है, और साथ में नाइट्रोजन का प्रेशर इसमें डाल के होल्ड किया जाता है, और वो होल्ड करने के बाद में कोई भी जो है उसके अंदर में प्रेशर ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। अगर ड्रॉप आउट नहीं होगा उसमें प्रेशर, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर में बराबर लीकेज तरीके नहीं से है। वेल्डिंग वगैरह का काम हुआ है, कोई भी उसके अंदर में दिक्कत नहीं है ना। लीकेज होगा तो प्रेशर ड्रॉप भी होगा। हाँ, लीकेज होगा तो प्रेशर ड्रॉप होगा। और दूसरी बात क्या है रमेश जी, ये जो प्रोजेक्ट जब इंस्टॉलेशन हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है ना जिनको कमीशनिंग करने में, यानी प्रोजेक्ट पे इंडोर यूनिट वगैरह चालू स्थिति में देने को का जो टाइम होता है ना, कभी 2 महीना कभी 6 महीना ऐसा होता है, तो ऐसे क्या प्रेशर डाल के छोड़ दिए जाते हैं, प्रेशर डाला छोड़ और दिया, आपने इंडोर लगा दिया, आउटडोर इंडोर लगा दिया, इंडोर का सारा पाइपिंग वाइपिंग करके इंसुलेशन करके बाहर छोड़ दिया, उस टाइम आउटडोर नहीं आए हैं आपके पास में, तो आप तब तक में प्रेशर डाल के इनको होल्ड कर सकते हैं। यानी कि आप न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे देखेंगे कि 1 महीना 2 महीना 6 महीने तक भी प्रेशर होल्ड रहता है। जब धीरे धीरे प्रोजेक्ट फिनिश होता है उसके बाद में इसके अंदर में कमीशनिंग वाला प्रोसेस किया जाता है, यानी आउटडोर वगैरह सर सब नाइट कुछ कनेक्टेड करके चालू किया इतना जाता सर कितना रखना चाहिए? है। प्रेशर लगभग 30 बार से 35 बार रखना चाहिए, 30-35 बार रखना चाहिए प्रेशर होल्ड करके। 30-35 बार रखना चाहिए। ये है हमारी कम्युनिकेशन केबल, है ना, जिसके बारे में बता रहे हैं।
अभी देखो रमेश जी, जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस इंसुलेशन के अंदर में कहीं पे भी गैप नहीं है, कहीं पे भी पाइप में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे खाली दिख रहा हो, क्योंकि जितना खाली दिखेगा वहां पे मॉइस्चर होएगा। ड्रेनेज हो चाहे कॉपर पाइप हो, ड्रेनेज हो चाहे कॉपर पाइप हो। तो बहुत सारे जो लोग काम नहीं जानते अच्छे तरीके से, तो बैंड में पाइपिंग में यहाँ पे कहीं इंसुलेशन छोड़ दिया, कहीं पे लूज इंसुलेशन कर दिया, तो वहां से मॉइस्चर बन के पानी ड्रॉप आउट होता है, इससे सीलिंग वगैरह खराब होता है क्या। तो इंसुलेशन हमेशा टाइट ही होना चाहिए क्या। केबल है तो इसमें केबल में क्या है कि हम जब यूज कर रहे हैं केबल ट्रांसमिशन वायरिंग के लिए और पावर सप्लाई के लिए, तो ट्रांसमिशन और पावर सप्लाई के लिए जो केबल यूज कर रहे हैं, वो ट्रांसमिशन के लिए जो है एग्जैक्टली जो केबल होनी चाहिए 1 mm का 3 2 कोर। ये देखो, ये क्या 0.75 mm to 1.25 mm का साइज का ये केबल है, इसका जो वायर है। ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन का वीआरएफ में जो वायरिंग होता है ना, उसका ये साइज का पाइप हमको सॉरी वायर यूज करना चाहिए, इससे बड़ा यूज नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा यूज करेंगे तो फिर वो ट्रांसमिशन एरर देंगे। जैसे ये एफसी वगैरह लगा दिया, अब ये वायरिंग वगैरह हो रहा है इसके अंदर में। तो यहाँ पे क्या ये है ना, P1 P2 F1 F2 और T1 T2, ये क्या वायरिंग है। तो इसमें इन्होंने क्या वायरिंग किया है, F1 F2 में वायरिंग किया है। ये क्या है, जो आउटडोर से इंडोर टू इंडोर जाती है, मतलब एक इंडोर से दूसरे इंडोर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, 10वें, 20वें, और एंड ऑफ द आउटडोर नेट, तो इसको कम्युनिकेशन वायरिंग बोलते हैं। P1 P2 क्या है, ये P1 P2 जो है वायरिंग, जो सेंट्रल कंट्रोल यूज करते हैं ना, जहाँ पे एक जगह से हम कंट्रोल करते हैं। तो एक इंडोर से दूसरे इंडोर में P1 P2 वायरिंग जाती है, और एंड ऑफ द सेंट्रल कंट्रोल में जाती है। और F1 F2 किस में जाती है, इंडोर टू इंडोर और आउटडोर में, F1 F2 कम्युनिकेशन वायरिंग। और T1 T2 क्या है, ये थर्मोस्टेट वायरिंग है, जो दीवार में लगता है ना थर्मोस्टेट, उसका वायरिंग है ये। और ये L1 और N क्या है, ये हमारा जो इंडोर यूनिट है उसका पावर सप्लाई वायरिंग है ये। अब जैसे ये आउटडोर यूनिट के बारे में लेके आ रहे हैं, सिस्टम पे लगा रहे हैं, तो इन्होंने सिस्टम पे लगाने से पहले उसका एक बेस तैयार किया क्या। बेस ये इस तरीके से बेस तैयार होता है क्या, जहां जहां आउटडोर लगाने होते हैं ना, ताकि नीचे सर्विस करे तो पानी वानी निकल जाए, ब्लॉक बना के सीमेंट ब्लॉक बना के उस पे सी चैनल लगा के फिर ये आउटडोर वगैरह रखे इन्होंने। वैक्यूम कर रहे हैं सिस्टम को, ये पाइपिंग वाइपिंग कर दिया, कनेक्शन वगैरह कर रहे हैं इसमें, और एडिशनल गैस चार्ज का प्रोसेस वगैरह करके तो चालू करेंगे, है ना। ये अभी एडिशनल गैस चार्ज और वैक्यूम का प्रोसेस चल रहा है इस पे, है ना। कितना गैस जाता है 410 के अंदर में, मतलब जितने भी वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम है ना, ऑलमोस्ट 410 गैस जो नाम है उसका 410 वही गैस जाती है क्या। और उसका जो कितना प्रेशर रहना चाहिए वो सारा सब कुछ जो है सिस्टम, सभी के अंदर में एक ही मात्रा में गैस जाता है। मात्रा का मतलब क्या है, प्रेशर, ना कि क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट। जैसे कितने सिलेंडर जा रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम में टोटल पाइपिंग कितना है, और कितने इंडोर यूनिट कनेक्टेड है, कितना उसके अंदर में टोटल जो है एडिशनल जो है रेफ्रिजरेंट गैस चार्ज होगा। तो वो सारी चीजें कैलकुलेट होने के बाद में एडिशनल गैस चार्ज होता है क्या। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जो गैस डाल रहा है इसके अंदर में, ये वेट करके गैस डाल रहा है, जो एडिशनल गैस डालना है, उतना गैस डालना है, उसके हिसाब से गैस डाल रहा है। ये वायरिंग वगैरह इसकी। भैया आपका फोन कर दीजिए भैया। हाँ जी, ये वायरिंग वगैरह का कनेक्शंस वगैरह हो रहे हैं ना। अब ये यहाँ पे है मेन काम जो है यहाँ पे होता है। ये क्या है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये है यहाँ पे 3 बटन देख रहे हैं आप, इसमें ये BS1 BS2 और BS3 है। इसमें एक है मूड, एक है सेट, एक है रिटर्न। ये जो पूरा प्रोग्रामिंग होता है ना मशीन के अंदर में, टेस्ट ऑपरेशन का, ऑटो गैस चार्ज प्रोसेस का, वो या इंडोर आउटडोर की कैपेसिटी जानने का, वो सारा का सारा इस पुश बटन सेटिंग से होता है। हर कंपनियों में अलग अलग उस पुश बटन बटन में कौन सेटिंग्स सा होती हैं, हर कंपनी का अलग अलग
ही प्रोग्राम होता है, एक जैसा किसी भी कंपनी में नहीं होता है। तो मेन चीज क्या है कि जब हम हमारी वीआरवी वीआरएफ की ट्रेनिंग में क्या सिखाता है, इंस्टॉलेशन तो बेसिक है जो भी आपने देखा है, ये हर कंपनी के इंडोर आउटडोर ऐसे ही लगेंगे रेफ्रिजरेंट पाइपिंग। लेकिन डिफरेंस जो वो क्या है, प्रोग्रामिंग करना, सिस्टम को एड्रेस करना, टेस्ट ऑपरेशन करना, एरर को सॉल्विंग करना, ये सब चीजें जो है ना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वीआरवी वीआरएफ के अंदर में। तो बेसिकली क्या है, जब हम वीआरवी वीआरएफ मशीन के अंदर में ट्रबल शूटिंग वगैरह सीख रहे हैं, तो ट्रबल शूटिंग के साथ के अंदर में क्या है कि मशीन में आने वाली आफ्टर द इंस्टॉलेशन, रमेश जी समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? हाँ मशीन समझ रहा लगा हूँ। दिया, मशीन नया है, चल गया, मशीन चलने के बाद में जो आने वाला काम क्या है, वो है मशीन का रख रखाव करना, यानी मेंटेनेंस करना और सर्विस करना। मेंटेनेंस सर्विस अच्छे से चल रहा है, अच्छे से चलते चलते मशीन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, यानी कोई भी सिस्टम में लगे हुए सेंसर, प्रोटेक्शन कंट्रोल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, रेफ्रिजरेशन, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, तो इन हाँ वीआरपी और वीआरएफ मशीन में क्या है कि उसका जो सेगमेंट होता है ना, वो एरर कोड के माध्यम से पता चलता है हमको क्या इस मशीन में हाँ क्या प्रॉब्लम है। वो मशीन के जो डिस्प्ले होता है उसमें एरर कोड आता है, और थर्मोस्टेट होता है उसमें एरर कोड आता है। उस एरर कोड को रिसॉल्विंग किया जाता है। जैसे वीआरवी हम्म, डेकन 4 है, एक्स है, 3 है, इसमें लगभग 150 से ज्यादा एरर कोड है। एलजी के अंदर में 200 से ज्यादा एरर कोड है। ऐसे हर एक कंपनी में 50, 60, 100, 200 एरर कोड होते हैं। उस एरर कोड को फाइंड आउट करके उसको रिसॉल्व करना होता है। और सिस्टम के अंदर में इन सब चीजों को रिसॉल्व करने से पहले हमको जो नॉलेज होना चाहिए ना, वो सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। यानी कि हाँ जिस सिस्टम के बारे में हम काम कर रहे हैं, उसमें कितनी कंट्रोल पीसीबी लगी हुई है, उसका फंक्शनिंग क्या है, उसमें एड्रेसिंग प्रोसेस क्या है, उसमें टेस्ट रन प्रोसेस क्या है, उसमें प्रोग्राम करने की सेटिंग्स क्या है। जब तक हमको ये पता नहीं होगा, उस मशीन को हम कभी भी रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, मशीन को सीखते हैं, तो उस समय हमको हर एक चीज का जो नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके हम करेंगे। ये कमीशनिंग रिपोर्ट हो रहा है, किस इंडोर का क्या टेम्परेचर है, ये सारी चीजें, शेड्यूल मेंटेनेंस, सब मेंटेनेंस होता है जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर में है ना। तो बेसिकली अभी ये आपको समझ में आया है, इसके बारे में बताएंगे। और दूसरा क्या है कि जैसे जितनी भी जो टेक्नोलॉजी थी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम लेके चल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, कि किस तरीके से हम मशीन को लेके चलेंगे, कि कैसे कैसे मशीनों के अंदर में काम होता है। जैसे अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपने वहां देखा कि वाइब्रेंच है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स है ना। तो हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स वगैरह ये कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट पे लगते हैं, ये वही है प्रॉब्लम, वो का वही चीज है जो हम इंडोर टू इंडोर रेफ्रिजरेंट पाइपिंग देते हैं। लेकिन यहाँ पे देने के लिए हमने क्या किया है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर एक बॉक्स लगा दिया, यहाँ पे सेक्शन डिस्चार्ज, सेक्शन डिस्चार्ज, सेक्शन डिस्चार्ज डिवाइडेड कर दिया, और वहां वाई ब्रांच लगा के हम इंडिविजुअल एक वाई ब्रांच लगाया, एक सेक्शन दिया, एक इंडोर दिया। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे 5 अपार्टमेंट, मतलब जहाँ पे एरिया छोटा होता है, जैसे मालदीव्स वगैरह है, विला बनते हैं। उसमें क्या होता है, हाई राइज बिल्डिंग तो होती नहीं है, विला होता है, या तो फर्स्ट फ्लोर होता है या सेकंड फ्लोर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर पे 5 एसी लग रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एक सा डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स दे देंगे 5 इंडोर यूनिट के लिए, एक सेक्शन एक डिस्चार्ज, फिर एक सेक्शन एक डिस्चार्ज 5 दे देंगे, 5 पोर्ट दे देंगे। तो इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स है ना, ये छोटे जो बिल्डिंग्स होते हैं या जितने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो वहाँ यूज होते हैं। तो ये तो पहले यूज होते थे, अभी भी यूज होते हैं, लेकिन अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज और इंग्लिश कंट्री में यूज होते हैं। मोस्टली अधिकतर यूज हमारे इंडिया के अंदर में रेयर यूज होते हैं, नहीं यूज करते हैं क्या। हम्म, तो आपको अभी तक में जो चीज मैंने समझाया है, वो आप लोगों को समझ में आया है? आया है। अब क्या है कि वीआरवी एंड वीआरएफ सिस्टम में क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। अभी आज के समय के अंदर में क्या है कि अराउंड द वर्ल्ड चिल्लर्स प्लांट, जो बड़े बड़े चिल्लर्स लगते थे ना, वो अब सब खत्म हो गया। अभी सिर्फ वीआरवी वीआरएफ सिस्टम की मशीन ही न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे लग रहे हैं, और उन्हीं के टेक्नीशियन, इंजीनियर, सुपरवाइजर, प्रोफेशनल, हर सभी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है अराउंड द वर्ल्ड। तो जितना ज्यादा हम अच्छा इसका मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग जानते हैं, उसके हिसाब से ही हम मशीनों को अच्छे से रिपेयर मेंटेनेंस कर पाएंगे। हम हमारी ट्रेनिंग में लगभग 20 कंपनियां कवर करते हैं, डेक्कन, सैमसंग, हिटाची, ब्लू स्टार, एग्री, ऐसे अराउंड द वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंपनियां, उन सभी के ट्रबल शूटिंग, टेस्ट ऑपरेशन, एड्रेसिंग, सब कुछ इसके अंदर में अपन कवर करते हैं, है ना। तो हम वन हम्म, टू वन एक एक कंपनियों के बारे में सीखेंगे। तो अभी जैसे हमने बात किया था कि हम सबसे पहले सीखेंगे डेकन कंपनी के बारे में। डेकन कंपनी के सिस्टम के अंदर में वायरिंग प्रोसेस क्या है,
एड्रेसिंग प्रोसेस क्या है, टेस्ट ऑपरेशन प्रोसेस क्या है, ऑटो गेस्ट प्रोसेस क्या है, एरर कोड सॉल्विंग क्या है। तो ये 3 दिन के अंदर में हम डेकन कंपनी को सीख जाएंगे। ऐसे हर एक कंपनी के बारे में अपन सीखते हुए चले जाएंगे, तो जिसमें क्या है कि 1 to 1 सारी चीजों को अपन क्लियर कराएंगे। हमारा बैच 9 बजे से स्टार्ट है, 9 बजे 10 बजे हम्म, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा का हमारा क्लास वगैरह रहेगा, तो इसके हिसाब से हम इसको क्लियर करके चलेंगे ना। ठीक है। मैं हमको एक ही दिन में फिर ज्यादा दिमाग में नहीं रख पाएंगे। हाँ, दिमाग में ज्यादा रख नहीं पाएंगे ना। हम्म, जैसे क्या रमेश जी, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे मल्टीपल इंडोर यूनिट्स है, टाइप्स ऑफ इंडोर, मल्टीपल हाँ। इंडोर यूनिट है, और प्लस इन वीआरएफ सिस्टम को हम डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइस से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ बैठे बैठे नेपाल में भी ऑपरेट कर सकते हैं, मशीन नेपाल में लगा है चाहे अमेरिका में लगा है, हम बैठे बैठे यहाँ से किसी भी एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा जो सर्वर से चलने वाले यूनिट्स होते हैं, ये मतलब इंटरनेट से भी कनेक्टेड हो जाते हैं, ऑटोमेशन में हम्म, चलते हैं। आप चाहे किसी भी कंपनी का कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, टाइप ऑफ इंडोर कोई भी लगा सकते हैं।